पार्ट 31 हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। हार्डी-सुलजे का जो नियम है, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, वह जो कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयनों के स्कंदन के बारे में। और स्कंदन से संबंधित हम दो बातों के बारे में अध्ययन कर चुके थे कि भाई आधिक्य अपवहन के द्वारा भी हम क्या करा सकते हैं, कोलोइडी विलयनों का स्कंदन करा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में यदि हम कोलोइडी विलयनों का डायलिसिस करवा देते हैं तो भी कोलोइडी विलयनों का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। अपवहन कराने पर वो क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है अधिक मात्रा। उसके बाद में दूसरी जो विधि पढ़ी थी, दूसरा जो कारण पढ़ा था भाई वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिला करके। तो हम जानते हैं कि जो कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयन में जो कोलोइडी कण पाए जाते हैं, उन कोलोइडी कणों पर एक जैसा ही आवेश पाया जाता है। अब यदि हम उसमें क्या डाल दें, वैद्युत अपघट्य डाल दें, तो वैद्युत अपघट्य डालने पर क्या होगा कि भाई जो एक दूसरे के जो विपरीत आवेशित जो आयन हैं, वो एक दूसरे की जो कण है उनके ऊपर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। अधिशोषित होंगे तो कण क्या होंगे, आकार में बड़े होंगे। बड़े होंगे तो एक दूसरे के संपर्क में आकर के क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, यानी कि अवक्षेपित हो जाएंगे। इस प्रकार से कोलोइडी कणों का वैद्युत अपघट्य डालने पर क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। और एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इसमें, जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आर्सेनिक सल्फाइड का पढ़ा था कि भाई आर्सेनिक सल्फाइड में जो वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं, बेरियम क्लोराइड डाला था। तो बेरियम क्लोराइड डालने पर जो स्कंदन हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3 है, इसमें जो कोलोइडी कण पाया जाएगा, अधिशोषण पाया जाएगा। जो आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण पढ़ा था, तो इसमें सल्फाइड आयन का क्या होता है, अधिशोषण होता है। वैद्युत अपघट्य क्या डाल दें, बेरियम क्लोराइड डाल दें। बेरियम क्लोराइड आयनों में किस तरीके से टूटता है, Ba+2 के रूप में और 2Cl- के रूप में। इस प्रकार से क्या होगा, ये आयनों में वियोजित होता है। तो अब इसकी क्रिया करवा दें, किसके साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में करवाएंगे, BaCl2 के साथ में करवाएंगे। तो क्या होगा, इस पर सल्फाइड आयन पहले से अधिशोषित है, बेरियम क्या करेगा, इस पर अधिशोषित होने के लिए आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयनों को बेरियम आयन क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। यहाँ पर ये जो कोलोइडी कण है, कोलोइडी विलयन है, इस पर क्या पाया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। लेकिन जैसे ये बेरियम आएगा तो बेरियम भी क्या हो जाएगा, सल्फाइड जो कण है इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। अधिशोषित होने से क्या हुआ, आर्सेनिक सल्फाइड है, यहाँ पे क्या है, सल्फाइड आयन अधिशोषित है। और दूसरा कौन आकर के सल्फाइड के संपर्क में कौन आ गया, बेरियम आकर के क्या हो गया, अधिशोषित होगा। दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो ये जो आयन बनेगा या जो अवक्षेपण होगा, एक दूसरे के संपर्क में आने पर, विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। कण बड़े आकार के होकर के क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, यानी कि ये जो कोलोइड है वो कैसा हो गया, उदासीन हो जाता। ये पढ़ा था हमने किसके अंतर्गत, जो वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य मिला करके। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत हार्डी-सुलजे के नियम के बारे में। तो जो वैद्युत अपघट्यों की जो मात्रा है, उस मात्रा के आधार पर ही हार्डी-सुलजे नामक वैज्ञानिक ने इसको समझाने की कोशिश की थी। वे वैद्युत अपघट्यों के द्वारा कोलोइडी विलयन के जो स्कंदन के संबंध में अगर हम बात करें तो हार्डी-सुलजे ने नियम प्रतिपादित किया। अब नियम क्या था, उस नियम की बात करते हैं। तो बात करते हैं हम हार्डी-सुलजे के नियम के बारे में। तो हार्डी-सुलजे ने क्या बताया कि भाई कोई भी कोलोइडी विलयन है, किसी भी कोलोइड की निश्चित मात्रा को स्कंदित करने वाले जो वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है, परिभाषा की बात करें तो किसी कोलोइड की निश्चित मात्रा
को स्कंदित या फिर अवक्षेपित, स्कंदित करने वाले वैद्युत अपघट्य की मात्रा कोई भी कोलोइडी विलयन है, उस कोलोइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए हम क्या डाल रहे हैं, वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं। तो उस वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वह कोलोइडी कण से, मात्रा कोलोइडी कण से विपरीत आवेशित जो आयन है, विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है, संयोजकता के मान पर निर्भर करती है। ये बात किसने बताई, हार्डी सुल्जे नामक वैज्ञानिक ने बताई। तो भाई कोई भी कोलोइडी विलयन है, उस कोलोइडी विलयन को क्या कर रहे हैं, स्कंदित कर रहे हैं। तो स्कंदित करने के लिए हम क्या डालेंगे, वैद्युत अपघट्य की मात्रा। तो जो स्कंदित करने के लिए जो वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा डाली गई है वो कोलोइडी कण से विपरीत आवेशित जो आयन है, विपरीत आवेश युक्त आयन है, उसकी संयोजकता के मान पर क्या करती है, निर्भर करती है। उसकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वैलेंसी के मान पर क्या करती है, ये निर्भर करती है। ये बात बताई किसने, हार्डी सुल्जे नामक वैज्ञानिक। तो इस आधार पर जो धनावेशित कण है, धनावेशित कण के प्रति जो ऋणावेशित या ऋणायनों की जो स्कंदन शक्ति है उसके घटते हुए क्रम की बात करें, ये परिभाषा समझ में आई होगी आपको। अतः धनावेशित कोलोइडी कण के प्रति, धनावेशित कोलोइडी कण के प्रति ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम, परिभाषा समझ में आ गई। तो इस परिभाषा के आधार पर जो धनावेशित कोलोइडी कण है उसके प्रति ऋणायनों की जो स्कंदन क्षमता है उसके घटते हुए क्रम की अगर हम बात करें, तो धनावेशित कोलोइडी कण है उसके प्रति जो ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम है, सबसे पहला आता है हमारे पास में FeCN का होल 6 संकुल है ये। इसके बारे में जो उपसंयोजक यौगिक है उनके नामकरण के बारे में उस पाठ में चर्चा करेंगे। ग्रेटर देन, उसके बाद में आता है हमारे पास में फास्फेट PO4-3, ग्रेटर देन आता है सल्फेट -2, ग्रेटर देन क्लोराइड। तो परिभाषा के बाद में अगर हम बात करें, धनावेशित कोलोइडी कण है, धनावेशित कोलोइडी कणों के प्रति जो ऋणायन है, ऋणायनों की स्कंदन शक्ति के घटते हुए क्रम की बात करें तो घटता हुआ क्रम क्या है, सबसे पहले आता है यहाँ पे हेक्सासाइनो जो आयरन है, उसके बाद में फास्फेट आता है, फिर सल्फेट आता है और फिर क्लोराइड आता है। इसी प्रकार दूसरी अगर हम बात करें, ऋणावेशित कोलोइडी कण है, इसी प्रकार ऋणावेशित कोलोइडी कण के प्रति किसकी, धनायनों की स्कंदन शक्ति का या स्कंदन क्षमता का घटता क्रम। स्कंदन क्षमता किसे कहेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। घटता हुआ क्रम, भाई शुरू में हमने पढ़ा कि भाई
धनावेशित कोलोइडी कण है उनके प्रति जो ऋणायन है, ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम योग है। अब बात करते हैं ऋणावेशित कोलोइडी कण है उसके प्रति धनायनों की स्कंदन क्षमता के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले आता है स्टेनम Sn 4+, फिर ग्रेटर देन एल्युमिनियम Al+3, ग्रेटर देन बेरियम Ba+2 और ग्रेटर देन आता है सोडियम Na+1। ये क्या है? ऋणावेशित कोलोइडी कण हो तो जो धनावेशित जो आयन है उनकी स्कंदन शक्ति के संबंध में घटता हुआ क्रम। परिभाषा क्या दी कि कोई भी कोलोइडी कण है या कोई भी कोलोइडी विलयन है, कोई भी कोलोइड पदार्थ है, उसको स्कंदित करेंगे तो स्कंदित करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? जो वैद्युत अपघट्य है उस वैद्युत अपघट्य की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर कर रही है? जो कोलोइडी कण है, कोलोइडी कण के विपरीत आवेशित जो आवेश युक्त जो आयन है उसकी संयोजकता के मान पर क्या करती है? निर्भर करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई जो स्कंदन क्षमता है या स्कंदन शक्ति है उसकी परिभाषा क्या है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में? जो कोलोइडी विलयन है उनकी स्कंदन क्षमता क्या होती है, ऊर्णन क्षमता क्या होती है। चलिए स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता। स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता किसे कहते हैं? कोई भी वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से वैद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से कोलाइड का स्कंदन यानी कि अवक्षेपण या ऊर्णन होता है। स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता कहलाती है। स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता किसे कह रहे हैं? वैद्युत अपघट्य की वह कम से कम मात्रा, वह न्यूनतम मात्रा जिसकी सहायता से क्या किया जा सके? कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयन का क्या होता हो? स्कंदन होता हो या ऊर्णन होता हो, वह उसकी क्या कहलाती है? स्कंदन क्षमता या स्कंदन शक्ति या ऊर्णन शक्ति कहलाती है। मापन की इकाई की अगर हम बात करें तो इसको मापा जाता है मिली मोल प्रति लीटर में। इसे मिली मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। किससे दर्शाते हैं? मिली मोल प्रति लीटर से दर्शाते हैं। तो स्कंदन क्षमता ज्ञात करने के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, स्कंदन क्षमता किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो स्कंदन क्षमता बराबर में होता है
वैद्युत अपघट्य की मात्रा, कि भाई वैद्युत अपघट्य कितनी मात्रा में डाला गया है, वैद्युत अपघट्य की मात्रा बटा में गुणा में, इसके गुणा में अगर हम बात करें, गुणा होता है मोलरता, बटा में होता है कुल आयतन, और गुणा में होता है 100। स्कंदन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, कि वैद्युत अपघट्य की कितनी मात्रा है, गुणा में उसकी मोलरता कितनी है, बटा में टोटल आयतन, और गुणा क्या किया जाता है, 100 किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, स्कंदन क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो स्कंदन क्षमता या उन्नयन क्षमता समझ में आई होगी। जिस वैद्युत अपघट्य की जो स्कंदन क्षमता का जो मान है वो जितना अधिक कम होगा, उसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। यानी कि वह वैद्युत अपघट्य जिसकी स्कंदन क्षमता का मान जितना अधिक कम होता है, उसकी स्कंदन क्षमता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। यानी कि जिसका स्कंदन मान जितना कम होगा, वो उतना ही अधिक क्या होगा, प्रभावशाली स्कंदन क्षमता रखने वाला पदार्थ, यानी कि वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड के बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड के लिए जो स्कंदन क्षमता है वैद्युत अपघट्यों की अलग अलग, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम वैद्युत अपघट्य। उसके बाद में दूसरा ले लेते हैं वैद्युत अपघट्य के बाद में, किसमें मापा जा रहा है, मिली मोल प्रति लीटर। इसमें क्या किया जा रहा है, इसको मापा जा रहा है। तो वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं किसमें, आर्सेनिक सल्फाइड में। एग्जाम्पल लिया हमने, आर्सेनिक सल्फाइड में हम अलग अलग प्रकार के जो वैद्युत अपघट्य हैं और उनकी स्कंदन क्षमता के बारे में अगर हम बात करें, कितना कितना मान आता है। सबसे पहला जो मान वैद्युत अपघट्य की बात करें, लिथियम क्लोराइड है, और लिथियम क्लोराइड का जो वैद्युत अपघट्य के लिए जो स्कंदन मान आता है, आर्सेनिक सल्फाइड में वैद्युत अपघट्य हमने क्या डाला, लिथियम क्लोराइड डाला। तो इसके लिए जो स्कंदन क्षमता का जो मान आता है, किसमें माप रहे हैं, मिलीमोल प्रति लीटर में। स्कंदन मान है किसमें मापा जा रहा है, ये मिलीमोल प्रति लीटर में। तो इसका आता है हमारे पास में 57.9 मिलीमोल प्रति लीटर। ये क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड में यदि हम क्या डालें वैद्युत अपघट्य, लिथियम क्लोराइड, तो स्कंदन क्षमता का मान कितना आता है, 57.9। उसके बाद में दूसरा जो वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं इसी आर्सेनिक सल्फाइड में, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो इसके लिए जो वैद्युत अपघट्य का जो स्कंदन मान आता है वो आता है 52.9। इसी प्रकार जो तीसरा वैद्युत अपघट्य है पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड के लिए जो स्कंदन मान आता है 98.6 मिलीमोल प्रति लीटर। उसके बाद में लेड क्लोराइड के बारे में बात करें, PbCl2 के बारे में बात करें, तो PbCl2 का जो स्कंदन मान आता है वो आता है 38.5 आता है। उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात करें, MgCl2, इसका जो स्कंदन मान है 0.90, यानी कि कम हुआ तो इसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद में कैल्शियम क्लोराइड के बारे में बात करें, CaCl2 के बारे में, तो CaCl2 का जो स्कंदन मान आता है 0.083 आता है, यानी कि इसका और भी कम है, तो इसकी जो स्कंदन क्षमता है और क्या होगी, अधिक होगी। उसके बाद में बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका जो स्कंदन मान आता है वो आता है 0.77, यानी कि 0.77, इसकी स्कंदन क्षमता और भी अधिक है। उसके बाद में एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, और इसका जो स्कंदन मान आता है 0.085। तो सर्वाधिक जो स्कंदन मान हुआ किसका हुआ, एल्युमिनियम
क्लोराइड का हुआ कि भाई जो सबसे ज्यादा स्कंदन जो क्षमता है किसकी है, कौन सा वैद्युत अपघट्य है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये थी हमारे पास में क्या, हार्डी-सुलजे का नियम, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, हार्डी-सुलजे नियम की जो परिभाषा थी भाई क्या क्या उसके जो रूल्स हैं। तो हार्डी-सुलजे ने क्या नियम दिया कि भाई कोई भी कोलोइडी विलयन है उसको अपघटित करने के लिए वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा है किस पर निर्भर कर रही है, विपरीत आवेश युक्त जो आयन है उसकी संयोजकता के मान पर निर्भर करती है। उसके बाद में दोनों के बारे में धनावेशित कण है उसका ऋणायन के प्रति जो घटता हुआ क्रम है, और ऋणावेशित आयन है उसका धनावेशित आयन के प्रति घटते हुए क्रम के बारे में बात की। उसके बाद में हमने स्कंदन क्षमता के बारे में जाना कि स्कंदन क्षमता क्या है, वैद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम मात्रा जो कोलोइडी विलयन के जिसके सहायता से कोलोइडी विलयन का स्कंदन या क्या होता हो, ऊर्णन होता हो, वो क्या कहलाती है, स्कंदन क्षमता है। ऊर्णन क्षमता मापा किस में जाता है, मिलीमोल प्रति लीटर में। फॉर्मूला क्या है स्कंदन क्षमता ज्ञात करने का, वैद्युत अपघट्य की मात्रा गुणा मोलरता बटा में कुल आयतन गुणा में 100। उसके बाद में ऋणावेशित एग्जाम्पल लिया हमने, ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड के लिए अलग अलग वैद्युत अपघट्य उपयोग में लिए, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। यानी कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है इसको स्कंदित करने के लिए हमने अलग अलग वैद्युत अपघट्यों को क्या किया, उपयोग में लिया, और उनकी स्कंदन जो मान है किसमें मापा, मिलीमोल प्रति लीटर में। जिस वैद्युत अपघट्य का स्कंदन मान जितना कम होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो इसमें सबसे कम स्कंदन मान किसका आया, एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो स्कंदन मान सर्वाधिक किसका होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो ये था हमारे पास में हार्डी-सुलजे का नियम। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें कि भाई ये पार्ट कैसा लगा आपको। उसके बाद में वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की आगे की जो और सूचनाएं निःशुल्क प्राप्त करने के लिए आप जो पास में बेल आइकन दिया गया है, घंटी दी गई है, उसको दबा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जो कोलोइडी जो विलयन है उनका रक्षण कैसे किया जाए, उनको अधिक समय तक स्थायित्व कैसे प्रदान किया जाए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हम बात करेंगे कोलोइड के रक्षण के बारे में। जो कोलोइडी जो सॉल्यूशन है उनका रक्षण कैसे किया जाए, अधिक समय तक उनको किस प्रकार से स्थायित्व प्रदान करा करके रखा जाए। तो बात करते हैं हम कोलोइडों के रक्षण के बारे में। कोलोइड के रक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो कोलोइड दो प्रकार के पढ़े थे हमने। कोलोइड जो विलयन है कौन कौन से, एक तो पढ़ा था द्रव स्नेही, या क्या बोल रहे थे उसको, द्रव रागी कोलोइड बोल रहे, और दूसरा पढ़ रहे थे हम कौन सा, द्रव विरोधी या फिर द्रव विरागी। द्रव स्नेही जो कोलोइड थे इसमें हमने पढ़ा था कि भाई इनका जो कोलोइडी विलयन है वो क्या किया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है, स्थायी होते हैं, अधिक समय तक क्या होते हैं, चलते हैं, यानी कि इनका स्कंदन आसानी से नहीं किया जा सकता। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण जो माध्यम है इनको आसानी से मिला करके जो द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन है इनको हम आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो इन दोनों की तुलना की अगर हम बात करें, तुलना भी की थी हमने, द्रव विरोधी जो कोलोइड होते हैं वो द्रव स्नेही की तुलना में क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। यानी कि ये तो अधिक स्थायी होते हैं और ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। यानी कि दूसरा क्या बोल सकते हैं भाई ये अस्थायी होते हैं। कौन से,
द्रव विरोधी कोलोइड। अब यदि द्रव विरोधी जो कोलोइडी विलयन है, उस द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन में हम क्या डाल दें, द्रव स्नेही कोलोइडी विलयन डाल दें, तो द्रव विरोधी कोलोइडी विलयनों का जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, पहले की अपेक्षा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि इनका जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि जो द्रव विरोधी कोलोइडी कण है उनके चारों ओर द्रव स्नेही जो कोलोइड है इनकी एक रक्षी परत बन जाती है, एक रक्षक सतह बन जाती है, जिस कारण द्रव विरोधी कोलोइडों का आसानी से स्कंदन नहीं हो पाता है। और इस प्रकार के जो कोलोइड होते हैं उन कोलोइडों को क्या कहा जाता है, रक्षी कोलोइड कहा जाता है। तो छोटा सवाल ये आ सकता है, आज पूछा जा सकता है कि भाई जो रक्षी कोलोइड है, रक्षी कोलोइड किसे कहेंगे। तो ऐसे कोलोइडी विलयन जो दूसरे कोलोइडी विलयन यानी कि द्रव स्नेही जो कोलोइडी विलयन है, ये द्रव विरोधी कोलोइडी विलयनों के चारों ओर क्या कर लेते हैं, एक रक्षक सतह बनाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, रक्षी कोलोइड कहा जाता है। तो जो कोलोइडों का रक्षण है वो समझ में आया होगा कि भाई किस प्रकार से कोलोइडों का रक्षण किया जा सकता है। रक्षण की बात करें, द्रव विरोधी कोलोइड है वो द्रव स्नेही की तुलना में क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो द्रव विरोधी कोलोइडों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए इनमें क्या किया जाता है, द्रव स्नेही कोलोइड मिलाया जाता है, जिससे इनको क्या मिलता है, स्थायित्व मिलता है, रक्षक सतह बना लेते हैं। कौन, द्रव स्नेही कोलोइड, किसके चारों ओर, द्रव विरोधी कोलोइड के चारों ओर, जिससे इनका स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसे कोलोइडों को हम क्या कहते हैं, रक्षी कोलोइड कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या किसे कहेंगे। परिभाषा की अगर हम बात करें तो रक्षी जो कोलोइड है, रक्षी कोलोइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml क्या है हमारे पास में, गोल्ड हाइड्रोसोल, 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल किसे कहते हैं, यदि परिक्षेपण माध्यम क्या हो हमारे पास में, जल हो, तो वह विलयन हाइड्रोसोल कहलाएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, सोना है, और परिक्षेपण माध्यम जल है, तो क्या कहलाएगा, गोल्ड हाइड्रोसोल। गोल्ड हाइड्रोसोल है के स्कंदन को 10% NaCl मिलाने पर 10% क्या डाल रहे हैं, NaCl मिलाने पर, NaCl के 1 ml को मिलाने पर, NaCl के 1 ml को मिलाने पर क्या हो, रोकने में आवश्यक हो गोल्ड संख्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। परिभाषा समझ में आई होगी। गोल्ड संख्या, स्वर्ण संख्या किसे कह रहे हैं, सरल भाषा में समझते हैं। भी हमारे पास में क्या है, 10 ml क्या है, गोल्ड हाइड्रोसोल है, सोने का क्या है, कोलोइडी विलयन है, और ज्यादा मात्रा में परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या है, इसमें गोल्ड है, सोना है, और परिक्षेपण माध्यम जल है। तो क्या है, 10 ml क्या है हमारे पास में, गोल्ड हाइड्रोसोल। अब यदि हम इसमें क्या मिला दें,
10% सोल्यूशन क्या मिला दें, NaCl का मिला दें, तो इस गोल्ड सोल का क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। तो इस स्कंदन को बचाने के लिए रक्सी कोलोइड की जो 1 ml मात्रा मिला दें, तो इसका स्कंदन क्या हो जाए, रुक जाए, यानी कि अवक्षेपित होने से क्या हो जाए, बच जाए। तो वह मात्रा क्या कहलाएगी, यानी कि वो जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, गोल्ड संख्या कहलाती है। रक्सी कोलोइड जो द्रव विरोधी कोलोइड है, यानी कि जिन जो स्कंदित होने वाले कोलोइड है अस्थायी होते हैं, उनको स्थायित्व प्रदान करें। अभी पढ़ा है हमने रक्सी कोलोइड, यानी कि द्रव विरोधी कोलोइड में द्रव स्नेही कोलोइड मिला देते हैं तो उनके जो रक्षण की जो क्षमता है, स्थायित्व क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो वे कोलोइड क्या कहलाते हैं, रक्सी कोलोइड कहलाते हैं। तो रक्सी कोलोइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर स्कंदन रोकने में क्या हो, आवश्यक हो, तो वो क्या कहलाती है, उसकी गोल्ड संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें भाई, कुछ पदार्थ हैं उनकी जो गोल्ड संख्या है वो क्या होती है। जिलेटिन की गोल्ड संख्या की अगर हम बात करें, जिलेटिन की गोल्ड संख्या होती है 0.005 से लेकर के 0.31। इसी प्रकार एल्ड्यूसिन है, एल्ड्यूसिन की जो गोल्ड संख्या है वो है 0.15 से 0.25। इसी प्रकार आता है हमारे पास में केसीन, केसीन की जो गोल्ड संख्या है वो है 0.01 से 0.02। इसी प्रकार जो अरबी गोंद है या अरेबिक गोंद बोलते हैं, इसकी जो गोल्ड संख्या है वो है 0.15 से 0.25। इसी प्रकार डेक्स्ट्रीन है, डेक्स्ट्रीन की जो गोल्ड संख्या है 6 से लेकर के क्या है 20 है। इसी प्रकार जो आलू का जो स्टार्च है, इसकी गोल्ड संख्या कितनी है, 20 से 25। तो ये थी हमारे पास में गोल्ड संख्या। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हार्डी-सुलजे का नियम पढ़ा, उसके बाद में कोलोइडों के रक्षण के बारे में पढ़ा और गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या के बारे में पढ़ा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम पायस या इमल्सन के बारे में। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।